देना भाई। देखो, अपना झील का चैप्टर चल रहा था, राजस्थान में झील। और राजस्थान में झील में हम खारे पानी की झीलें पढ़ चुके थे। और खारे पानी की झीलों में बात करें तो सबसे ज़्यादा झीलें जो हैं वो कहाँ हैं? नागौर में। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील राजस्थान में कहाँ है? उदयपुर के अंदर। खारे पानी की झील हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट मीठे पानी की झीलों पर बात करेंगे। और मीठे पानी की राजस्थान में जो झीलें हैं वो मीठे पानी की झील, ये मीठे पानी की जो झीलें राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें हैं उन झीलों की अगर बात करें तो मीठे पानी की जो झील, ये मार्कर में और स्याही वरना, मीठे पानी की जो झीलें, उनमें कौन कौन सी झील राजस्थान में जो मीठे पानी की हैं अगर उनकी बात करें तो देखो, जब सात समंदर फार में तेरे पीछे पीछे आ गई जी। अब ये तो भूल ही नहीं सकते आप लोग, नहीं भूल सकते है ना। ऐसे गाने तो आप कभी भूले ही नहीं थे। ये मीठे पानी की झीलें, सारी झीलें, ये सभी जो झीलें वो मीठे पानी की झीलें। अगर इन झीलों की बात करें तो मीठे पानी की झीलों में जब सात समंदर फार में तेरे पीछे पीछे आ गई जी। एक पीछे पीछे की जगह पीछे पीछे कर दिया है बस, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा गा रहा है तो पीछे की जगह पीछे भी बोल सकते हैं। देखो, ये सब मीठे पानी की झीलें, जैसे कि जयसमंद झील, जयसमंद झील, वैसे बालसमंद झील। यहां सात का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको गणित लैंग्वेज में लिख दिया गया है। से सिलीसेड झील, समझ गए? न से नक्की झील, न से नक्की झील, दे से, इस दे से लिया है मैंने देवाली झील। देवाली झील कौन सी झील ली है? देवाली झील। ये रे को छोड़ा है, फै से ऊपर लिख देता हूं फोय सागर, फोय सागर झील। फै से फोय सागर झील, रे से राजसमंद झील, रे से राजसमंद झील। यहां मैं का कोई मतलब नहीं है, लेना चाहे तो मोती झील। मोती झील भरतपुर के अंदर है, भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है मोती झील। तै से तलवाड़ा झील, पै से पिछोला झील, पिछोला झील। चै से आगे ले लेंगे, ये पहले पैसे पुष्कर झील, फिर चै से चौपड़ा झील, आ से आना सागर झील, गे से गैव सागर झील, और जी से गजनेर झील। ये लगभग सभी झीलें कैसी हैं?
मीठे पानी की। इसके अलावा अन्य झील और भी ले सकते हो जो मीठे पानी की झील है, जैसे कि नंबर 1 कोलायत झील, कायलाना झील और नवलखा झील। कोलायत बीकानेर में, कायलाना जोधपुर में और नवलखा बूंदी में। ये तीनों भी झील, ये दोनों तैथिस सागर के अवशेषित क्षेत्र में होने के बावजूद भी कैसी झील है, मीठे पानी की। तो एक बार तो ये आप कंप्लीट डाटा अपनी कॉपी में भी तैयार करेंगे कि जब 7 समंदर फार में तेरे पीछे पीछे आ गई जी सम्मान सूचक शब्द है। पुष्कर के बाद चोपड़ा झील, पुष्कर के बाद चोपड़ा झील, फिर आना सागर, गैब सागर, गजनेर झील। देखो पहला जैसे जयसमंद, बाल से बालसमंद, से सीलीसेड, फिर नए से नक्की लिया है आधा नए से, फिर देवाली झील, फिर फौज सागर झील, फिर राजसमंद झील, मोती झील, तलवाड़ा झील, पिछोला झील, पुष्कर झील, चोपड़ा झील, आना सागर झील, गैब सागर और गजनेर। अन्य कोलायत, कायलाना और नवलखा भी झीलें कैसी हैं, मीठे पानी की झीलें। ये तीनों झीलें भी मीठे पानी की झीलें। अब इनकी मूल स्थितियां देखें तो जयसमंद झील कहाँ है, उदयपुर के अंदर। जयसमंद कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। वो आप मैटर में लिख लेंगे इनको साथ साथ में, फिलहाल आप इनकी स्थितियां क्लियर कर लो। जयसमंद झील कहाँ पड़ती है, उदयपुर। बालसमंद झील कहाँ है, जोधपुर के अंदर। बालसमंद झील की स्थिति कहाँ आती है, जोधपुर। बालसमंद के बाद सिलीसेड झील की बात करें, सिलीसेड झील कहाँ है, सिलीसेड अलवर के अंदर है। सिलीसेड झील की स्थिति कहाँ आती है, अलवर में। नक्की झील कहाँ है, सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में नक्की झील की स्थिति आती है। देवाली झील कहाँ है, ये देवाली झील भी उदयपुर में ही है। उदयपुर में इसी देवाली झील को फतेह सागर झील भी बोलते हैं। देवाली गांव में स्थित है इसलिए इसको देवाली झील नाम देते हैं। भाई राजसमंद झील कांकरोली, राजसमंद में। मोती झील भरतपुर में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है। राजस्थान की सबसे निचली झील यही है, हनुमानगढ़ वाली तलवाड़ा। सबसे निचली ऊंची और गहरी झील तो नक्की झील है, परंतु आपसे पूछी जाए सबसे निचली तलैटी वाली झील कौन सी है राजस्थान में, तो सबसे निचली झील की संज्ञा में आती है कौन सी झील, तलवाड़ा। पिछोला झील उदयपुर में। पुष्कर अजमेर में। चोपड़ा झील पाली में। आना सागर झील की स्थिति अजमेर में। गैब सागर जो झील है ये डूंगरपुर जिले के अंदर। और गजनेर झील की स्थिति कहाँ आती है, बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में, कालायना जोधपुर में और नवलखा कहाँ पड़ती है, बूंदी के अंदर। तो ये मूल स्थिति है इन झीलों की। नेक्स्ट बात करें इनके डेस्क्रिप्टिव मैटर पर। जिन झीलों में परीक्षा व्यू की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण मैटर आता है उन झीलों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले लेते जयसमंद झील। भाई ये जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील की बात करें, जयसमंद झील, ये जयसमंद झील कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले जयसमंद झील जो स्थित है वो किस जिले में स्थित है, उदयपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की संज्ञा में आती है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद। जयसमंद राजस्थान की सबसे कृत्रिम झील की संज्ञा में आते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। कृत्रिम झील जिसका किसी ने क्या करवाया, निर्माण, इसलिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील की संज्ञा में आती है जयसमंद। महाराजा जयसिंह जो हुए थे, उस महाराजा जयसिंह ने इस जयसमंद झील का क्या करवाया था, निर्माण। महाराजा जयसिंह ने इस जयसमंद झील का निर्माण, गोमती एक नदी थी, गोमती, उस गोमती नदी पर बांध बनाकर, गोमती जो नदी है उस गोमती नदी पर एक बांध बनाया और गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का क्या किया, निर्माण। ये राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद। सबसे मीठी झील भी है राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है ये झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील की संज्ञा में आती है। कौन सी झील आती है, जयसमंद झील। इस जयसमंद जो झील है
इस जयसमंद झील के किनारे दो टापू हैं, सॉरी, जयसमंद झील में कुल 7 टापू हैं। कुल टापू कितने? 7। जयसमंद झील में कुल टापुओं की संख्या है 7। 7 टापू हैं इस जयसमंद झील के अंदर। उन 7 टापुओं में सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा टापू और सबसे छोटा टापू, सबसे बड़ा टापू है जिसका नाम है बाबा का बांगड़ा। सबसे बड़ा टापू है बाबा का बांगड़ा, ये तो है सबसे बड़ा। इस जयसमंद झील में सबसे बड़ा टापू बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। प्यारी सबसे छोटा टापू है। सबसे छोटा टापू जो जयसमंद झील के अंदर है वो तो है प्यारी, और सबसे बड़ा जो टापू है वो है बाबा का बांगड़ा। जिसमें कुल टापुओं की संख्या पूछी जाए तो 7। सबसे बड़ा टापू है बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। भाई ये जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील गोमती नदी पर बांध बनाकर इस जयसमंद झील से 2 नहरें इस जयसमंद झील में आकर गिरती हैं, और जो 2 ही नहर जयसमंद झील से निकलती भी हैं। 2 नहरें जो जयसमंद झील में आकर गिरती हैं, 2 नहरें जो जयसमंद झील के अंदर आकर गिरती हैं, वो 2 नहरें कौन कौन सी हैं जो जयसमंद झील में आकर गिरती हैं, और 2 नहरें जो जयसमंद झील से निकलती हैं? भाई निकलने वाली और आकर गिरने वाली 2 झीलें। देखो 2 झीलें जो जयसमंद झील में आकर गिरती हैं, एक तो है गोमती, गोमती, और दूसरी है झावरी। गोमती और झावरी दोनों नहर जो हैं, वो दोनों नहर तो गोमती नहर और झावरी नहर, गोमती और झावरी दोनों नहरें तो इस जयसमंद झील में आकर गिरती हैं, परंतु श्यामपुरा नहर और भाट नहर, श्यामपुरा और भाट नहर, ये दोनों नहरें इस जयसमंद झील में आकर गिरती हैं। ध्यान रखना, श्यामपुरा और भाट नहर तो जयसमंद झील की आवक बढ़ाती हैं। ये राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी और कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। श्यामपुरा और भाट नहर तो आकर गिरती हैं और इससे निकलती हैं गिरती तो है गोमती और झावरी, और इससे निकलती हैं वो कौन सी है? श्यामपुरा और भाट नहर। क्लियर बात? जयसमंद से संबंधित कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बालसमंद। देखो बालसमंद जोधपुर में बालक राव एक राजा हुए थे जोधपुर के, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम बालसमंद दिया गया। सिलीसेड झील, सिलीसेड झील की बात करें, ये जो सिलीसेड झील है, ये सिलीसेड झील राजस्थान में कहाँ है? तो सिलीसेड झील की स्थिति आती है राजस्थान में किस जिले के अंदर? अलवर। अलवर जिले में इसकी स्थिति है नेशनल हाईवे नंबर 8 पर। सिलीसेड झील नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जो भारत का सबसे व्यस्ततम, भारत ना राजस्थान दोनों का सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे, आज इस नेशनल हाईवे 8 के समीप इस सिलीसेड झील की स्थिति आती है। तो ये सिलीसेड झील राजस्थान में अलवर जिले के अंदर है। अलवर जिले में इस सिलीसेड झील का जो निर्माण करवाया था, अलवर जिले में सिलीसेड झील का निर्माण अलवर के राजा हुए थे विनय सिंह। अलवर के महाराजा इस विनय सिंह ने सिलीसेड झील का क्या करवाया था? निर्माण विनय सिंह ने करा दिया, पर विनय सिंह की एक पत्नी थी जिनका नाम था रानी शीला। जब इस विनय सिंह की पत्नी महारानी रानी जब शीला इस सिलीसेड झील पर घूमने नहीं, इसकी यात्रा वृत्तांत करने जब ये शीला सिलीसेड झील पर गई, तो इस सिलीसेड झील के किनारे एक शाही लॉज बनवाया था, एक शाही लॉज। ये शाही लॉज इस रानी शीला को रुकने के लिए इस विनय सिंह ने तैयार करवाया था। एक शाही महल, एक लॉज बनवाया था जिसमें शीला रुकी थी। उस शाही लॉज इसी झील के किनारे राजा किसने बनवाया था? विनय सिंह ने। परंतु इसी शाही लॉज को आज 5 सितारा होटल, एक 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया राज्य सरकार ने। एक हेरिटेज, ये एक टूरिज्म का पैलेस है सिलीसेड झील, इसलिए ये शाही लॉज जो विनय सिंह ने बनवाया, इसका जीर्णोद्धार कर आज राज्य सरकार के द्वारा यहाँ एक 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल चलती है जिसका नाम है लेक पैलेस होटल। लेक पैलेस जो होटल है, ये लेक पैलेस होटल के नाम से चलती है आज वर्तमान।
ये 5 स्टार होटल के नाम से संचालित है। शाही बाग जो शाही लॉज जो था, उस शाही लॉज में आज 5 सितारा एक लेक पैलेस होटल के नाम से। तो लेक पैलेस होटल किस झील के किनारे? सिलीसेड झील। नेक्स्ट बात करें, इस सिलीसेड जो झील है इसको राजस्थान की नंदन कानन कहते हैं। सिलीसेड झील जो है इसको राजस्थान की क्या बोलते हैं? नंदन कानन। राजस्थान की नंदन कानन किस झील को कहते हैं? तो राजस्थान की नंदन कानन किस झील को कहेंगे? सिलीसेड को। लेक पैलेस होटल किस झील के किनारे? सिलीसेड। इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। और रानी के लिए क्या बनवाया था? यहाँ शाही लॉज। आज अलवर में स्थिति आती है और नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 8 पर के समीप स्थित है कौन सी झील? सिलीसेड झील। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नक्की झील। नक्की जो झील है, इस नक्की झील की बात करें तो राजस्थान में जो नक्की झील है, ये नक्की झील राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील की स्थिति जो आती है, ये आती है माउंट आबू सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही में नक्की झील की स्थिति आती है। ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है नक्की झील। नक्की झील जिसके लिए किंवदंती है कि इसे देवताओं ने नाखूनों से खुरीद कर बनाया। ऐसे भले तो देवता भी नहीं थे कि नाखूनों से झील खोद दें, जबकि साइंस इस बात को कहती है कि ये एक ज्वालामुखी उद्गार द्वारा एक क्रेटर काल्डेरा झील का क्या है? उदाहरण। ये ज्वालामुखी उद्गार के रूप में एक प्राकृतिक झील के रूप में इसकी संज्ञा देते हैं। वैसे इसके लिए किंवदंती, कहावत, आख्यान एक जो प्राचीन समय में घटित हो चुका है, जिसको ना हमने देखा ना देखा गया, उस चीज का घटनाक्रम सुनी सुनाई बात पर यह कह दिया किंवदंती कि इसको देवताओं ने नाखूनों से खुरीद कर बनाया। इसको देवताओं ने नाखूनों से खुरीद कर बनाया, ऐसा इसके लिए किंवदंती है। देवताओं ने नाखूनों से इस झील का निर्माण करवाया था, इसके लिए ये किंवदंती है। इस नक्की झील के लिए, इस नक्की झील ऐसी है जो अक्सर जब सर्दियों का समय आता है तो अक्सर सर्दियों में ये झील क्या हो जाती है? जम जाती है। अक्सर सर्दियों के दिन में ये झील जमने का संकेत दे देती है कि सर्दियों में राजस्थान में कौन सी झील जो जम जाती है, बर्फ में तब्दील हो जाती है, तो वो झील कौन सी है? नक्की झील। ये राजस्थान की सबसे ऊंची भी झील है और राजस्थान की सबसे गहरी भी झील है। सबसे गहरी झील की संज्ञा भी इसी को देते हैं और सबसे ऊंची झील की संज्ञा भी किसको देते हैं? माउंट आबू सिरोही में स्थित नक्की झील। इस माउंट आबू सिरोही में स्थित जो नक्की झील है, इस नक्की झील के कुछ दर्शनीय स्थल हैं। नक्की झील पर जो दर्शनीय स्थल हैं, अगर हम उनकी बात करें तो नक्की झील पर दर्शनीय स्थल जैसे कि टॉड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक, नंदी रॉक, सनसाइट पॉइंट, लवर पॉइंट, ये कुछ दर्शनीय स्थल हैं। इसी नक्की झील के किनारे ये सारे दर्शनीय स्थल हैं जैसे कि टॉड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक, नंदी रॉक, सनसाइट पॉइंट, लवर पॉइंट। ये सारे दर्शनीय स्थल इसी नक्की झील पर है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। देवताओं ने नाखूनों से खुरीद कर बनाया, ऐसी किंवदंती, ऐसी कहावत है इसका। ये सबसे ऊंची और गहरी झील है। अक्सर सर्दियों के दिन में क्या हो जाती है? जम जाती है। कहीं इसके आसपास चट्टानें जो मेंढक की सी आकृति में, कहीं नंदी जैसी आकृति में, तो कहीं कोई महिला ऐसे घूंघट निकालकर एक सादगी का प्रतिबिंब दिखाती हुई कुछ चट्टानें, ऐसे उन चट्टानों को यहाँ पर नाम दिया टॉड रॉक, नन रॉक, पैरट। तोते जैसी आकृति की भी एक चट्टान है जिसको पैरट रॉक कहते हैं, नंदी रॉक कहते हैं। सनसाइट पॉइंट, यहाँ पर जब सूर्य उदय होता है उस समय और अस्त होता है उस समय इस पहाड़ी पर चढ़कर एक रमणीय दृश्य तैयार होता है जिसको सनसाइट पॉइंट, एक पॉइंट से खड़ा होकर सूर्य का उदय होना और सूर्य के अस्त होने की जो लुभावना जो दृश्य तैयार होता है उसको देखने टूरिज्म आते हैं। इसलिए इसका पॉइंट का नाम सनसाइट पॉइंट। और लवर पॉइंट आप सब समझदार हो, बहुत ज़्यादा जानते हो ना भाई। इस लवर पॉइंट एक स्थान है इसी नक्की झील के अंदर जिसको
ये माउंट आबू, सिरोही में। मूलतः हमने इन 3 जिलों पर बात की। नक्की झील के बाद देखो देवाली, उदयपुर के अंदर राजसमंद झील, इसके लिए कुछ अच्छा मैटर मिलता है। कांकरोली राजसमंद में इस झील की क्या आती है स्थिति। कांकरोली राजसमंद में तो मैं एक तरफ से एक झील को, पहले फर्स्ट वाली झील को मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक बार आपको मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन पिछोला तक की बात एक बार इस में रिकॉर्डेड कर देते हैं, ठीक है ना। नहीं, अरे ये देखो, अपन ने यहाँ तक पढ़े जयसमंद झील, सिलीसेट झील, नक्की झील, नेक्स्ट राजसमंद झील। देखो राजसमंद झील की अगर बात करें तो जो राजसमंद झील है, ये राजसमंद झील, इसकी जो मूल स्थिति आती है, इस राजसमंद झील की मूल स्थिति आती है कांकरोली। कांकरोली तहसील का नाम है और राजसमंद जिले में कांकरोली तहसील की क्या आती है स्थिति। कांकरोली राजसमंद में राजसमंद झील है भाई। इस राजसमंद झील का जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाया महाराजा राज सिंह ने। राज सिंह, महाराजा जो राज सिंह थे, उनके नाम पर इस झील का नाम राजसमंद झील रखा गया था। तो महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस राजसमंद जो झील है, इसमें 9 चौकी की पाल, ये 9 चौकी की पाल मतलब इस राजसमंद झील के अंदर ऐसे 9 सीढ़ियां हैं। उन 9 सीढ़ियों के माध्यम से राजसमंद झील के अंदर नीचे जाया जाता है। उन 9 सीढ़ियों की स्थिति है, उनको बोलते हैं 9 चौकी की पाल। ऐसे 9 सीढ़ियां जिनको 9 चौकी की पाल बोलते, और इस 9 चौकी की पाल पर ये मेवाड़ के अंदर आता है। राजसमंद मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, और मेवाड़ का इतिहास जिस भाषा में लिखा हुआ है वो भाषा कौन सी है? संस्कृत। कांकरोली राजसमंद में राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था, और राज सिंह ने जो ये झील बनवाई थी, जैसे जयसमंद झील का एक प्राचीन नाम भी है जो मैं आपको बताना रह गया था, ढेवर झील। प्राचीन जयसमंद को प्राचीन समय में ढेवर झील के नाम से भी जानते थे। ये राजसमंद जो झील है, मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में 9 चौकी की पाल के रूप में जाना जाता है। राजसमंद झील राज सिंह ने निर्माण कराया, और कांकरोली राजसमंद में इस झील की क्या आती है स्थिति। इस राजसमंद जो झील है, इस राजसमंद झील को पर मेवाड़ का जो इतिहास लिखा हुआ है, वो मेवाड़ का इतिहास कुल 25 शिलालेख। कितने शिलालेख लिखे इसमें? 25 शिलालेखों में ये मेवाड़ का इतिहास 25 शिलालेखों में लिखा हुआ है। 1917 इसमें टोटल संस्कृत भाषा में क्या लिखे गए हैं? श्लोक। ध्यान रखना, श्लोकों की संख्या पूछी जाती है कि राजसमंद झील जो है, उस राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद में स्थित है, और कांकरोली राजसमंद राजस्थान में पर्याय टायर ट्यूब के कारखाने के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है? तो कांकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब का कारखाना है। उस कांकरोली राजसमंद के अंदर ही ये जो मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में 9 चौकी की पाल पर, ये 9 सीढ़ियों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। 25 शिलालेखों में 1917 श्लोकों में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो मेवाड़ का इतिहास है, इसको लिखने वाला, इसका रचयिता, इस जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं राज सिंह प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के नाम से या राज प्रशस्ति के नाम से राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति की संज्ञा देते हैं। ये राज प्रशस्ति जो है, ये राज प्रशस्ति के जो है, इसको रचयिता, अगर इसके रचयिता का नाम आपसे पूछे तो रचयिता का नाम है रणछोड़ भट्ट। ध्यान रखना, रणछोड़ भट्ट द्वारा राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति लिखी गई है। वो राज प्रशस्ति 1917 श्लोक 25 शिलालेख में मेवाड़ का इतिहास इस 9 चौकी की पाल पर, मेवाड़ के राजसमंद झील के किनारे इस 9 चौकी के पाल में ये पूरे शिलालेखों के माध्यम से मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिख दिया, जिसको लिखने वाले रणछोड़ भट्ट थे। रचयिता राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट। कई बार एग्जामों में पुटअप किया गया है। ये
राजसमंद झील के बाद मोती झील भरतपुर में, और भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है मोती झील। नेक्स्ट तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में सबसे निचली झील की संज्ञा देते हैं तलवाड़ा झील को। उसके बाद नेक्स्ट झील है तलवाड़ा झील के बाद पिछोला झील। बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाली झील है। इस झील का नाम है पिछोला झील। ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील की बात करें, ये पिछोला झील, इसकी मूल स्थिति आती है उदयपुर के अंदर। उदयपुर जिले में पिछोला झील है। इस पिछोला झील के जस्ट पीछे, जैसे ये पिछोला झील है, इसके पीछे एक मंदिर बना है, जिस मंदिर का नाम है जगदीश जी का मंदिर। जगदीश जी का मंदिर है पिछोला झील के पीछे। इसी पिछोला झील के पीछे कुछ महल बने हुए। पिछोला झील के पीछे कुछ महलों की स्थिति आती है, और जो महल बने हुए ये रानियां इन महलों में रहती थी उदयपुर मेवाड़ के अंदर। इन महलों को बोलते हैं सपनों का महल। मतलब रानियां पिछोला झील का रमणीय दृश्य इन महलों की खिड़की झरोकों से देखा करती थी। पीछे महल, जस्ट पीछे महल थे और सामने पिछोला झील थी। उस पिछोला झील पर एक रमणीय दृश्य सपनों के महलों के नाम से पिछोला झील के पीछे जगदीश जी का मंदिर भी है, और एक सपनों का क्या है, महल। ये पिछोला जो झील है उदयपुर में, इसका जो निर्माण हुआ वो लाखा के शासनकाल में हुआ था। मेवाड़ के राणा हुए थे, राणा लाखा। उस महाराणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार, एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू। क्या नाम था? पिच्छू। पिच्छू नामक बंजारे ने, उसका बैल मर गया था, उसकी याद में इस झील का क्या करवाया था, निर्माण। तो लाखा के शासनकाल में इस पिच्छू जो बंजारा था, इस बंजारे ने इस पिछोला झील का क्या करवा दिया, निर्माण। लाखा तो बड़ा लकी आदमी था, खुद ने कुछ नहीं किया, सब काम स्वतः ही हुए इसके शासनकाल में। भाई जाबर उदयपुर में चांदी की खान निकली थी लाखा के शासनकाल में। इसी जगह पिछोला झील बन गई, और लाखा का लगभग अधेड़ उम्र में विवाह भी हुआ था हंसाबाई के साथ में। भाई इस लाखा जो था, इस लाखा के शासनकाल में ही पिछोला झील बनी। इस पिछोला झील में राजस्थान में सबसे पहले सौर ऊर्जा से संचालित एक नाव या फिज कह सकते हो, सबसे पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव राजस्थान में किस झील में चली? तो वो झील कौन सी थी? पिछोला। पिछोला झील में सौर ऊर्जा से संचालित नाव भी चलाई गई थी। इसके अलावा इसी पिछोला जो झील है, इस पिछोला झील में से ताजमहल जो है, इस ताजमहल को बनाने की क्या मिली है? प्रेरणा। ताजमहल बनाने की शाहजहां को जो प्रेरणा मिली है, वो प्रेरणा किस झील से मिली है? पिछोला झील। पिछोला झील पर जिस समय ताजमहल बनवाने का उसने आदेश किया था, उस समय ये पिछोला झील पर विचरण करने आए थे शाहजहां, और पिछोला झील पर ही ताजमहल बनाने की इसको क्या मिली थी? प्रेरणा। तब जाकर इसने आगरा में ताजमहल बनवाया था। इसके अलावा ये जो पिछोला झील है, इसकी अगर आकृति की बात करें तो पिछोला झील की आकृति कैसी है? पिछोला झील ऐसी आकृति की है, पिछोला झील की जो आकृति है वो देखो ऐसी है, ऐसी आकृति है, ऐसे जिससे भारत के नक्शे जैसी। मतलब आकृति कैसी है? भारत के नक्शे के समान, भारत के नक्शे के समान आकृति है। किस झील की आकृति है भारत के नक्शे के समान? पिछोला झील। पिछोला झील भारत के मैप के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा इस पिछोला जो झील है, इसमें निकटतम एक स्थान है जिसको बोलते हैं बिजाली। इस बिजाली नामक स्थान जो है, इस बिजाली नामक स्थान पर एक नटनी का क्या बना हुआ है? चबूतरा। ध्यान रखना, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला झील। नटनी का बारा अलवर में और नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। ये पिछोला झील जो उदयपुर में, इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ नटनी का एक चबूतरा है। मतलब ये नटनी का चबूतरा क्यों बना था? यहाँ बिजाली नामक स्थान पर बड़ा प्रसिद्ध है। उसका रीजन ये था कि यहाँ मेवाड़ के महाराणा थे,
उस मेवाड़ के महाराणा के दरबार में एक नट आता है, और वो नट, ये जो जाति है, ये हमेशा मांगकर, भेंट लेकर अपना जीवन यापन करती है। ऐसे ही ये नट भी महाराणा मेवाड़ महाराणा के दरबार में पहुंचता है और वहां जाकर भेंट मांगता है। तो ये नट जब भेंट मांगता है तो मेवाड़ के महाराणा कहते हैं कि भाई नट, भेंट तो आपको दी जाएगी, आप दरबार तक आए हो, पर ये बताओ आप क्या कर्तव्य दिखा सकते हो। तो मेवाड़ के महाराणा से इस नट ने कह दिया कि आपके यहाँ बड़ी रमणीय एक झील है, पिछोला झील आपके क्षेत्र में। मेरी जो नटनी है ना, मेरी जो धर्मपत्नी है, वो उस पिछोला झील को रस्सी पर पार कर सकती है। महाराजा के ये बात समझ में नहीं बैठी। पिछोला झील जो बड़ी लंबी थी, चौड़ी थी, और पिछोला झील को एक रस्सी पर पार करना असंभव कार्य लगा महाराजा को। महाराजा ने कहा कि यह संभव नहीं है, कि महाराज मेरी कला की प्रतीक्षा है, ये परीक्षा मैं देता हूं, अगर मेरी नटनी ने वो पिछोला झील पार कर दी तो आप मुझे क्या भेंट दोगे। मेवाड़ के महाराणा ने तैस में आके कह दिया, आधा मेवाड़ तेरा। आधा मेवाड़ की शर्त लगा दी मेवाड़ के महाराणा ने नट से। अब जब नट से आधे मेवाड़, नट तो जानता था कि मेरी धर्म पत्नी जो नटनी है वो इस काम में बहुत पारंगत है और वो पिछोला झील पार कर जाएगी। भागा भागा घर गया और नटनी को लेके आया और नटनी से समझा दिया कि आधा मेवाड़ की सल्तनत मिलेगी अगर इस रस्सी पर पार कर दीवान। क्या हो, अपने तो बाएं हाथ का काम है, चल। बच्चा था छोटा सा, साथ में लेके नटनी भी चल दी। पिछोला झील पे आगे मेवाड़ के महाराणा, प्रजा, दरबार सब पिछोला झील पर लग गया। रस्सी बंधवा दी गई। नट को आदेश किया कि भाई इस रस्सी पर पार करवा के बता। उसने रस्सी पर बैलेंसिंग करा दिया। किसको? नटनी को। नटनी रस्सी को पार करने लगी। जैसे जैसे नटनी थोड़ी दूर चली, मेवाड़ महाराणा सोच रहे थे कि कहां की पार करेगी, अभी थोड़ी देर में गिर जाएगी। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, मेवाड़ के महाराणा की धड़कन बढ़ रही थी, बीपी बढ़ता जा रहा था। बढ़ना स्वाभाविक था, शर्त भी तो मेवाड़ की गद्दी का आधा हिस्सा लगा दिया और भरे दरबार में सबके सामने और पूरी प्रजा के सामने देना भी पड़ेगा। अकेले में होता तो डरा के भगा देता, पर ये तो भगा भी नहीं सकते। फंस गए मेवाड़ महाराणा। अब महाराणा ने शर्त तो लगा ली। शर्त के अकॉर्डिंग जैसे 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 आधे मध्यस्थ पिछोला झील को जब नटनी ने पार कर लिया तो मेवाड़ महाराणा सीट से खड़े हो गए और अभी इधर विचरण करे, कभी इधर विचरण करे, क्योंकि टेंशन में और कह कुछ सके नहीं किसी से। मेवाड़ महाराणा 72 के आंकड़े में फंस गया, 36 के में नहीं, 72 वाले आंकड़े में फंस गया। वो उसके कदम बढ़ रहे थे, इसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि मेवाड़ का आधा हिस्सा गया। तैस में बोली बातें आज भारी पड़ रही है, फंस गया मैं तो। तब जब इसने सोचा कि यार ये नटनी गिरनी चाहिए, पब्लिक खूब वोटिंग कर रही थी, पर नटनी का कोई अभ्यास, इतना एकाग्रचित थी कि वो रस्सी पर बैलेंसिंग करती हुई चलती जा रही थी। वहीं निकट मेवाड़ के महाराणा भी नीचे आगे टेंशन में आगे पीछे इधर उधर हो रहे थे। वहां पास में नटनी का बच्चा बैठा था। मां की मात्रा तो होती है कि अगर उसके इतनी आवाज में उसका ध्यान विघ्न नहीं हो रहा था, पर जैसे ही उस राजा ने क्या किया कि यार ये माँ है और इसके बेटे को अगर कोई परेशानी होगी तो इसका ध्यान विघ्न होगा। महाराजा घूमते घूमते वहीं और छोरा में दियो गाल खींच के की। जैसे ही उस बच्चे के मेवाड़ के महाराणा ने जाने पता नहीं चूट का भर दिया कि जाने उसको थप्पड़ मार दिया। वो रोया जोर से, रोया तो माँ की मात्रा तो होती है ना कि बच्चे की आवाज सुनी तो नटनी ने अपने बच्चे की तरफ देखा और देखते ही उसका बैलेंस, उसका जो अभ्यास था, वो उसका जो एकाग्रचित ध्यान था रस्सी पर चलने का, वो विघ्न हो गया और विघ्न होने के कारण नटनी
पिछोला झील में गिर जाती है। अब जब नटनी पिछोला झील में गिरी तो उसके पति की शर्त हार गया था। नटनी इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने जीवंत उसी जल में क्या ले ली, समाधि। उसी जल में कूदकर पिछोला झील के अंदर ही नटनी ने अपने प्राण त्याग दिए। नट को ना तो शर्त ही जीता और नटनी और गई बेचारे की। तब उस नट ने महाराजा से कहा कि महाराज नटनी तो चली गई, शर्त भी हार गया, मेरा तो जमा जमाई गृहस्थी और जीवन सब उजड़ गया, छोटा सा बच्चा है। फिर महाराणा ने आदेश किया था कि वाकई में चलो इनकी अभ्यास, इनका जो अभ्यास था वो सराहनीय था, पर नटनी के नाम पर इसी पिछोला झील पर जो बिजाली नामक स्थान है उस पर नटनी का क्या बनाया जाएगा, चबूतरा। आज इस तरीके से नटनी का क्या बन गया, चबूतरा। इसी पिछोला झील पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे। राजस्थान में 3 रोपवे मतलब रास्ते। किसी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो रोपवे बना दिए जाते हैं, ऐसे 3 रोपवे राजस्थान में, सुंदा माता, सावित्री माता और करनी माता। सुंदा माता, सावित्री माता और करनी माता। राजस्थान में ये 3 रोपवे। दूसरा रोपवे इसी पिछोला झील के निकट दूसरे रोपवे की स्थिति आती है। तो राजस्थान में 3 रोपवे की स्थिति आती है। ध्यान रखना, इस तरीके से ये पिछोला झील। और नेक्स्ट जो झील की अगर बात करें तो वो आएगी पुष्कर झील। छोटा सा पुष्कर झील में ठीक मैटर है। आना सागर और एक गजनेर राजस्थान में स्वच्छ दर्पण की संज्ञा देते हैं। बिल्कुल सांप एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वैसे ही स्वच्छ दर्पण की संज्ञा के अकॉर्डिंग एक प्रतिबिंब अपन किस झील में भी देख सकते हैं, गजनेर झील। ये जो गजनेर झील है, इस गजनेर झील बीकानेर में स्थित है, बीकानेर के अंदर। और बीकानेर में इस झील को स्वच्छ दर्पण की क्या देते हैं, संज्ञा। स्वच्छ दर्पण की जो संज्ञा देते हैं, स्वच्छ दर्पण की संज्ञा, ये स्वच्छ दर्पण की संज्ञा किस झील को दी जाती है, गजनेर झील, बीकानेर के अंदर। पुष्कर जो झील है, ये पुष्कर झील अजमेर के अंदर है भाई। पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में। अजमेर में स्थित जो पुष्कर झील है इसको पंचम तीर्थ बोलते हैं। पंचम तीर्थ, इसी को बोलते हैं कोकन तीर्थ, इसी को बोलते हैं तीर्थराज, इसी को बोलते हैं तीर्थों का मामा। इसे तीर्थों का मामा, इसे ही झील को बोलते अर्धचंद्राकार झील। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार झील के रूप में, इस अर्धचंद्राकार झील बोलते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थराज। कोकन तीर्थ, पंचम तीर्थ अजमेर में इसी पुष्कर झील को बोलते हैं। और पुष्कर झील को राजस्थान की सबसे पवित्र और प्रदूषित भी बोल दे तो कोई बुराई नहीं है। मानसागर है पर इसको भी खूब गंदा किया गया पुष्कर झील। पुष्कर झील का सफाई कार्य कनाडा देश की सहायता से हुआ था। तो इस पुष्कर झील एक समय प्रदूषित भी मानी गई थी और ये एक प्राकृतिक झील की क्या आती है, संज्ञा। ये एक प्राकृतिक झील है, प्रकृति द्वारा इस पुष्कर झील का क्या हुआ है, निर्माण। भाई जैसे नक्की झील क्रेटर काल्डेरा झील का उदाहरण है नक्की झील, वैसे ही ये भी एक प्राकृतिक झील का है। इसमें कुल घाट कितने, तो पुष्कर झील में कुल जो घाट है वो है 52। 52 घाटों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध घाट है 2, एक तो गो घाट और दूसरा गांधी घाट। गांधी जी की जहाँ गस्तियां विसर्जित की गई थी उसको गांधी घाट का नाम दिया गया। गो घाट और गांधी घाट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है किस झील के, पुष्कर झील। कुल घाट कितने, 52 घाट। इसके अलावा ये जो पुष्कर झील है, ये पुष्कर झील कुल 52 घाट है। इस पुष्कर जो झील है, इस पुष्कर झील की अगर बात करें तो पुष्कर झील पर एक अंग्रेज
मैडम आती है 1911 ईस्वी में, उसका नाम था मैडम मेरी। इस मैडम मेरी ने इस झील पर एक घाट और बनवाया, क्योंकि जब ये आई तो अपने भारत में तो रीति रिवाज ही औंधी सौधी हैं, औंधी सीधी रीति रिवाज है, महिला पुरुष एक ही घाट पे नहा रहे थे, इसको नहीं लगा अच्छा, इसलिए इसने यहाँ पर एक नए घाट का नाम दिया जनाना घाट। ध्यान रखना, मैडम मेरी ने पुष्कर झील पर जनाना घाट का नाम दिया था। इस पुष्कर जो झील है, इसमें गांधी जी की क्या अस्थियां विसर्जित की गई थी। पुष्कर झील में गांधी जी की अस्थियां इसी पुष्कर झील में विसर्जित की गई थी। तो पुष्कर जो झील है, इस पुष्कर झील को अजमेर में पंचम तीर्थ, कोकन तीर्थ, तीर्थराज तीर्थों का मामा, अर्धचंद्राकार पवित्र झील की संज्ञा में देते हैं। ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है, और इसके बाद ये सभी बातें आप नोट डाउन करेंगे। इसकी एक आना सागर झील, जो मैंने आपको कई बार चौहान वंश में भी पढ़ा दी है, फिलहाल मैं आपको इसको बता देता हूँ। अर्नोराज चौहान आनाजी के शासनकाल में स्थानीय लोगों के सहयोग से चंद्रा नदी के पानी, जिसको लूनी कहते हैं, उसके पानी से इस आना सागर झील का निर्माण किया गया था। इसको जब निर्माण हुआ तो मुगल वंश के शहजादे भी इसे देखने आए थे। यहाँ पर जब जहांगीर आया, उसने दौलत बाग बनवाया था, जिसको शाही बाग, आज वर्तमान उसको सुभाष उद्यान का नाम देते हैं। शाहजहां ने यहाँ बारेदरी बनवाई थी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी आई थी। नूरजहां ने यहाँ चश्मा ए नूर नामक झरना बनवाया था, और ये अपनी माँ के साथ आई थी। नूरजहां की माँ का नाम था अस्मत बेगम, जिसने आना सागर झील के किनारे एक फूल पत्तियों के बगीचे से फूल तोड़ने के बाद उसके में भारत में सबसे पहले इत्र का क्या किया था, आविष्कार। इस तरीके से ये आना सागर झील अर्नोराज के शासनकाल में बनी थी, चंद्रा नदी के पानी से, जिसको आज वर्तमान लूनी कहते हैं। ये आना सागर झील थी। गैब सागर झील डूंगरपुर में, और जिस पर काली बाई का क्या बना हुआ है, स्मारक। रास्तापाल कांड हुआ था एक डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में, पाठशाला के ऊपर, जिसमें सेंगा भाई और नाना भाई काट दोनों, एक अध्यापक था, एक प्रबंधक था, और यहाँ एक छात्रा थी कालीबाई, जिसकी वीरता को देखते हुए उसको अंग्रेजों ने गोली मारी थी। आज उस कालीबाई का स्मारक इसी डूंगरपुर जिले में गैब सागर झील पर बना हुआ है। तो ये टॉपिक के संदर्भित मैंने आपसे सभी बातें आपके सामने रखी। अपेक्षा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। इसी शब्दों के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। आप सिद्धम क्लास के साथ जुड़े, बैच न्यू अभी स्टार्ट किया है, और हमारा यही प्रयास है कि बेहतर से बेहतर मैटर और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।